हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा टॉपिक था लास्ट वीडियो का। और हमने सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हमने पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक रहेगा वीडियो का वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से कैसे अलग है कि हाँ, इसमें एटीपी यूज होता है। अब तक हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था जिसमें एटीपी नहीं यूज हो रहा था और वो कैसे जा रहा था, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एटीपी यूज होता है और क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत होती है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यूज होती हैं, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होती। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेजा जा रहा है। ठीक है, पहले तो डिफ्यूजन हो रहा था कि हाँ, लोअर से हायर से लोअर की तरफ ये मूवमेंट कर जाए। अब ये क्या करेंगे, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे, लोअर से हायर की तरफ मूव करेंगे। अब जब इनको लोअर से हायर की तरफ मूव करना है तो इसको हम अब हिल बोलेंगे। ठीक है, अब हिल, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इनको। ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट भेजना है। जैसे ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, लिपिड की बाइलेयर है। इसमें क्या, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है उसकी कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है। मतलब ये क्या है, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये इसकी साइटोसोलिक साइड है, साइटोसोलिक फेस है इसका सेल का। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि बाहर मॉलिक्यूल्स या फिर सब्सटेंसेस क्या है, ज़्यादा है और जो अंदर है वो कम है। पर फिर भी हम इसको अंदर से बाहर ही भेज रहे हैं, मतलब लोअर से हायर की तरफ इसको मूव करना है। तो इसमें क्या होगा, जो साइटोसोलिक साइड है उधर क्या होगा, एटीपी कन्वर्ट होगा किसमें, एडीपी और पीआई में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी यूज की जाएगी कहाँ, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन किसी भी मॉलिक्यूल को भेजने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ठीक है, एटीपी और मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, एटीपी की जरूरत होती है। एटीपी हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी यूज की जाती है, वो हम आगे बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो एटीपी होते हैं वो डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कि हाँ, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ और मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेज दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या कि डायरेक्ट एटीपी यूज हो गया यहाँ पे। तो ये है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पर जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट एटीपी का यूज नहीं होता। जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पहले से बना हुआ है, ठीक है, जो जैसे इसने यहाँ पे जाके ग्रेडियंट बना दिया, हायर कंसंट्रेशन का एक ग्रेडियंट बना दिया ना इसने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, इसका यूज करके। तो इसमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बना है उसका यूज करके मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। डायरेक्ट एटीपी हाइड्रोलिसिस नहीं होता। नो डायरेक्ट एटीपी हाइड्रोलिसिस, यूज एनर्जी इनडायरेक्टली फ्रॉम एन आयन ग्रेडियंट। जो आयन ग्रेडियंट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, जैसे ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने बना दिया है, इसी का ही यूज करके, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है। ठीक है, इस स्टोर्ड एनर्जी का यूज करके दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब इसने हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे कर दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहते हैं।
इसमें ये सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर हो सकता है। जैसे यहाँ देखें, जो एटीपी होता है इसमें जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें क्या होते हैं, पंप होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं वो एटीपीएज पंप होते हैं, किसमें, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। जबकि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर होते हैं। वो सिम्पोर्टर भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल को सेम डायरेक्शन में भी छोड़ के आ सकते हैं, या फिर वो एंटीपोर्टर भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल को जब अपोजिट डायरेक्शन भेजा जाए, दैट इज एंटीपोर्टर। तो ये क्या होगा, एक वन सबस्टेंस मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोवाइडिंग एनर्जी। ठीक है, अब ये जो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, इसके पास ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड है। उस एनर्जी को क्या होगा, जब ये जाएगा तो वो एनर्जी लिबरेट होगी, वो एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी निकल के क्या करेगी, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू मूव अनदर सबस्टेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर जाएगा, मतलब लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। और इसमें क्या हुआ कि डायरेक्ट एटीपी भी यूज नहीं हुआ, किसका यूज हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का। अब इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या हैं, इसमें पंप है, एटीपीएस पंप होते हैं, पर इसमें जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, सिम्पोर्टर। जैसे हमने अभी बताया कि वो एक डायरेक्शन में भेज रहा है, दैट इज सिम्पोर्टर, और वो अपोजिट डायरेक्शन में भी भेज सकता है, दैट इज एंटीपोर्टर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, अगर हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें आते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, कैल्शियम एटीपीएस पंप, ठीक है, प्रोटॉन एटीपीएस पंप। और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें आते हैं जैसे सोडियम ग्लूकोज, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है, एक्सचेंज हो रहे हैं। और क्या दूसरा, सोडियम एमिनो एसिड सिम्पोर्टर। ये किसके एग्जाम्पल हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें डायरेक्ट एटीपी यूज हो जा रहा है, ठीक है, ये तीन तरीके का हो सकता है, मतलब अलग अलग सेल्स में अलग अलग मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आता है एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं रहने देती हूँ इसके। हाँ, जैसे ही कैल्शियम एटीपीएस पंप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ये तीन तरीके का हो सकता है, या इसमें तीन तरीके के पंप हो सकते हैं, टाइप्स। सबसे पहले आता है पी एटीपीएज पंप, ठीक है। दूसरा होता है वी एटीपीएज, ठीक है। और जो लास्ट होता है वो होता है ए बी सी ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये तीन तरीके के इसमें पंप होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पी एटीपीएज पंप की। जो पी एटीपीएज पंप होता है इसमें क्या होता है, फोस्फोराइलेशन होता है। जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, या फिर सिंपल बना लेते हैं, जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, यहां पे इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इसको ट्रांसपोर्ट करना है। अब ये जो इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जैसे मान लो इसको बाहर ही भेजना है इसको, तो यहाँ क्या एटीपी का यूज हुआ, एटीपी का यूज करके वो एडीपी और पीआई में कन्वर्ट हुआ। तो इसका क्या होगा, फोस्फोराइलेशन भी होगा, फोस्फोराइलेशन से ये एक्टिवेट होगा। क्या होगा इसका, फोस्फोराइलेशन, इसीलिए इसको पीएटीपीएस भी हम कह रहे हैं। तो सबसे पहले पीएटीपीएस में हम बात करते हैं किसकी, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो हम न्यूरोट्रांसमीटर और सिग्नलिंग में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो इसी की हम बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पी।
सबसे पहले आता है सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है। दूसरा इसमें जैसे कैल्शियम ATPase, ठीक है। तो ये क्या है, PATPase के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, सोडियम पोटेशियम ATPase की। क्या होता है, जो सेल होती है, सेल को मेंटेन करके रखना होता है क्या, मतलब सोडियम बाहर ज्यादा हो और पोटेशियम अंदर ज्यादा हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि ये होता कहाँ है, प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हर सेल में ये पाया जाता है। और ये जो सोडियम पोटे जो सेल होती है, सेल मेंटेन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम outside and higher concentration of potassium ions inside, ठीक है। तो जैसे ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, लिपिड की बाइलेयर है। ये इसमें क्या, दो प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लगी हुई है, या फिर ये इसमें सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें दो अल्फा, ठीक है, क्या होगी, इट कंसिस्ट ऑफ टू अल्फा एंड टू बीटा सबयूनिट्स, ठीक है। दो अल्फा और दो बीटा सबयूनिट हो गई, ठीक है। जैसे ये हो गई इसकी बीटा सबयूनिट और ये हो गई इसकी क्या, अल्फा सबयूनिट। अब इसमें क्या होगा, इसका इसमें एक एस्पार्टेट रेजिड्यू होता है, उसका क्या होता है, एस्पार्टेट रेजिड्यू होता है, उसका क्या होता है, फोस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है, फोस्फोराइलेशन होता है। अब जो अल्फा सब यूनिट होती है, इसके क्या दो फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन होते हैं क्या, एक तो ये एटीपी हाइड्रोलिसिस कराता है और आयन की पंपिंग कराता है। जो अल्फा सब यूनिट होती है वो किसके लिए होती है, फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस एंड आयन पंपिंग, ठीक है। तो जैसे ये है अल्फा सब यूनिट है इसकी, तो क्या होगा, यहाँ पे इस पे क्या एटीपी बाइंड, या मैं इसको ऐसे ही कर दूं, यहाँ पे इस पे एटीपी बाइंड हो गया, ठीक है। जैसे ही एटीपी बाइंड हुआ ये क्या एक्टिवेट हो जाएगा और क्या करेगा, तीन सोडियम दो पोटेशियम को क्या अंदर लेगा, ठीक है, दो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं और तीन सोडियम, और क्या तीन सोडियम जो है वो क्या बाहर निकाल देगा। इस तरीके से ये क्या सेल में इसको मेंटेन करके रखता है, तीन सोडियम को ये बाहर ले जाएगा और दो पोटेशियम को सेल के अंदर छोड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, सेल का इनसाइड और ये इसका आउटसाइड, ठीक है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये जैसे हर बार के यहाँ तीन मॉलिक्यूल मतलब तीन सोडियम और दो पोटेशियम अंदर लेने में जो इसकी एनर्जी हर बार यूज हो जा रही है, एटीपी यूज हो जा रहे हैं, तो ये 20 to 30% जो एटीपी बॉडी में बनते हैं एनिमल्स की या हमारी बॉडी में बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस जो पंप में यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या
25 to 30% bodies ATP used in this pump। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक इम्बैलेंस बना रहा है। इम्बैलेंस कैसे कि हायर सोडियम बाहर और हायर पोटेशियम अंदर। ठीक है, तो इस इम्बैलेंस को कौन बना रहा है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, जो कि एक पी एटीपीएस पंप है, जिसको क्या फोस्फोराइलेशन की जरूरत है। ये लिख सकते हैं हम, फोस्फोराइलेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, फोस्फोराइलेशन क्या होता है? एस्पार्टेट रेजिड्यू होता है, उस पे फोस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। जैसे फोस्फोराइलेशन हो गया, फोस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे एटीपी आके बाइंड हो गया अल्फा सब यूनिट में और एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो गया और इसने आयंस को पंप कर दिया। अब इसके क्या इनहिबिटर्स की बात करते हैं। इसमें एक होता है डिजिटैलिस और क्या उआबेन। ठीक है, ये दोनों क्या है? इसके इनहिबिटर हैं। डिजिटैलिस एंड उआबेन। सॉरी, ये क्या करेंगे? डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ अल्फा सबयूनिट। ठीक है, क्या होगा? फोस्फोराइलेशन नहीं होगा। फोस्फोराइलेशन ना होने की वजह से क्या होगा? ये जो पंप है ये रुक जाएगा। ठीक है, तो कि नो सोडियम आयंस ट्रांसपोर्ट आउटसाइड। तो इससे क्या होगा? दिस अल्टीमेटली slow the sodium calcium exchanger and sodium ग्लूकोज सिम्पोर्टर। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये जो दो पंप हैं, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल हमने जब पढ़े थे तब देखा था, ये क्या होंगे? इससे ये नहीं, मतलब ये भी रुक जाएंगे, इनका भी ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। तो जो डिजिटैलिस और उआबेन है, ये इनडायरेक्टली किसको? सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर को भी क्या रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है क्या? पैलीटॉक्सिन। पैलीटॉक्सिन, जो पैलीटॉक्सिन है ये क्या करेगा? पैलीटॉक्सिन क्या करता है कि जो सोडियम और पोटेशियम चैनल है ना, ये इसको, मतलब जो पंप है इसको क्या करेगा? नॉन स्पेसिफिक में चेंज कर देगा। ठीक है, क्या करेगा? कन्वर्ट सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, इनटू नॉन स्पेसिफिक आयन चैनल। ठीक है, अब ये क्या करेगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम अकर्स। इनका क्या? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होने लगेगा, जिससे क्या होगा? दैट destroy
आयन ग्रेडियंट, आयन ग्रेडियंट। तो इससे क्या होगा, जो आयन ग्रेडियंट है वो डेस्ट्रॉय हो जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम, ठीक है, अकर्स दैट डेस्ट्रॉय द आयन ग्रेडियंट। अब नेक्स्ट इसमें आता है VATPase। जो VATPase, और हाँ, जो हमने कैल्शियम का कहा था, जो कैल्शियम ATPase जो पंप होता है, इसमें क्या होता है, इससे अब हम बात करते हैं किसकी, कैल्शियम। कैल्शियम ATPase पंप, ठीक है। तो जैसे ये एक सेल है, ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे क्या है, कैल्शियम का होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जो कैल्शियम है वो यहाँ से यहाँ मूव कराने हैं अंदर, ठीक है, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। साइटोसोलिक साइड से किसमें, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ल्यूमन में इसको मूव कराने हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक पी टाइप ATPase है। इसमें भी क्या होता है, जो साइटोसोलिक साइड है उधर क्या होता है, ATP का हाइड्रोलिसिस होता है, और जो कैल्शियम है उसको साइटोसोल से कहाँ, जो ल्यूमन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसमें ये भेजे जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है VATPase। VATPase, जो VATPase पंप होता है, वी से ही पता लग रहा है कि ये किस में होता है। ये जैसे जो मतलब ये वैक्यूल्स में होता है मेनली, ठीक है। जैसे प्लांट में जो वैक्यूल होते हैं उनकी पीएच को लो करने के लिए, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जो लाइसोसोम होता है, एंडोसोम होता है, उसमें क्या उनकी जो पीएच होती है लो होती है, वो उसके लिए भी ये पंप रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रेजेंट इन वैक्यूलर मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल्स, और जो एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, प्रेजेंट इन एंडोसोमल, एंडोसोमल एंड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है। तो एनिमल्स में ही कहाँ होता है, लाइसोसोम और एंडोसोम, ठीक है। लाइसोसोम का पीएच क्या होता है, लो होता है। और जो एंडोसोम होता है उसमें भी के जब हम एंडोसाइटोसिस भी पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हाँ, जो रिसेप्टर होता है उसकी रिसाइकलिंग होती है, तो वो वहाँ पे जब लो पीएच होती है तभी वो उससे अलग हो सकता है रिसेप्टर, और तभी उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। तो इन सब में क्या होती है, लो पीएच मेंटेन करनी होती है। वो कौन मेंटेन करता है, VATPase पंप करता है। अब ये क्या करता है, ये करता है किसकी मूवमेंट, प्रोटॉन्स की, ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये किसको कराता है, प्रोटॉन्स को मूव कराता है। और इसमें क्या होता है, इसको जरूरत नहीं होती किसकी, इसको जो फॉस्फोराइलेशन है उसकी जरूरत नहीं होती, नो फॉस्फोराइलेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन की इसमें जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें दो डोमेन होते हैं, टू डोमेन, या फिर मेड अप ऑफ टू डोमेन, ठीक है। टू डोमेन, एक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए होता है,
और एक होता है साइटोसोलिक डोमेन। ठीक है, जो साइटोसोलिक डोमेन होता है यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस कहाँ हो रहा है? साइटोसोलिक पार्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है एबीसी ट्रांसपोर्टर। और हाँ, ये किसको प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक और होता है। ठीक है, एफ एटीपीएस पंप। ठीक है, जिसको हम F0F1 एटीपीएस पंप भी कहते हैं। ये भी प्रोटॉन्स को ही ट्रांसपोर्ट करता है। कौन सा? एफ एटीपीएस पंप, या इसको हम क्या कहते हैं? एफ एटीपीएस पंप। इसमें क्या होता है कि इसमें भी फॉस्फोराइलेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सेम इसमें भी दो डोमेन होते हैं, कौन सा? एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और दूसरा क्या होता है? साइटोसोलिक डोमेन, जहां पे क्या एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। और दूसरा ये भी क्या किसके लिए होता है? ट्रांसपोर्ट। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? प्रोटॉन्स को ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। और जो ये होता है ना, फ्लो होता है इनका, जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, वो किसके साथ कपल रहता है? एटीपी हाइड्रोलिसिस भी और एटीपी सिंथेसिस भी। ठीक है, इसमें हाइड्रोलिसिस भी होता है और क्या? सिंथेसिस भी होता है। दी या फिर दिस पंप कपल फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स with ATP हाइड्रोलिसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, तो क्या एटीपी बनता भी है। ठीक है, नो फॉस्फोराइलेशन रिक्वायर्ड, जो फॉस्फोराइलेशन है उसकी जरूरत नहीं होती। फॉस्फोराइलेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये होता कहाँ है? जो ये होता है, ये कहाँ होता है? ये होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसकी जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, कहाँ होता है? उसमें होता है। ठीक है, कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स होंगे उनमें तो ये क्या, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी इनर मेम्ब्रेन में मिलेगा। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें कहाँ मिलेगा? कहाँ? जो प्लांट्स होते हैं एंड एल्गी, उनमें ये मिलता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में एंड थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में भी ये मिलते हैं। और जो ये होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में कहाँ होते हैं? इन बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो ये थे VATPase पंप। क्या होता है इनमें? ये वैक्यूल, जो वैक्यूल्स होते हैं, एंडोसोम लाइसोसोम होते हैं, इनकी लो पीएच को मेंटेन करने के लिए होते हैं। ठीक है, क्या? मेंटेन लो पीएच ऑफ वैक्यूल, लाइसोसोम एंड एंडोसोम। ठीक है,
इनमें फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं होती और इसमें दो डोमेन होते हैं, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और एक साइटोसोलिक डोमेन, जहाँ पे क्या होता है एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। और दूसरे होते हैं F0 F1 एटीपीएस पंप, ये जो होते हैं इनमें भी दो डोमेन होते हैं सेम, और इनमें ये जो पंप होते हैं ये किसके, दीज पंप कपल फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स विद एटीपी हाइड्रोलिसिस, और एटीपी का हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है और एटीपी का सिंथेसिस भी हो रहा है। इसमें भी फॉस्फोराइलेशन की जरूरत नहीं होती। जो नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स होते हैं जैसे कि हम हैं, ठीक है, उनमें कैसे होते हैं ये, मतलब एनिमल्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया में ये मिलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और जो प्लांट्स होते हैं और एल्गी होती हैं इनमें ये कहाँ मिलते हैं, थाइलाकोइड में, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर। क्या आते हैं, एबीसी ट्रांसपोर्टर। अब बात करते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर की। ठीक है, एबीसी इनका नाम है किस लिए, इसकी फुल फॉर्म होती है एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एटीपी बाइंडिंग कैसेट, ठीक है। तो जो एटीपी बाइंडिंग कैसेट ये होते हैं, ये क्या एटीपी इसमें यूज होता है, ठीक है। और ये क्या, ये थोड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, कैसे कि ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं आयंस को भी, शुगर्स को भी, ठीक है, अमीनो एसिड्स को भी, ठीक। तो ट्रांसपोर्ट आयंस, शुगर्स, ठीक है, और अमीनो एसिड्स, और किसको, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसको, ठीक है, इनको ये क्या ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और जो एबीसी ट्रांसपोर्टर होते हैं इसमें क्या होते हैं, 4 डोमेन होते हैं, 4 डोमेन होते हैं, कितने, 4। अब जिसमें से 2 क्या होंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होंगे, और 2 होंगे न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, बाइंडिंग डोमेन। तो हम इसको NBD भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या NBD। और इसके एग्जाम्पल होते हैं क्या, MDR1, ये क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ये क्या करती है, ये जो हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, मतलब ये एक डिफेंस में काम करती है, ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है। दूसरी है क्या, सिस्टिक CFTR, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टिस फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ठीक है। तो ये किसके लिए होते हैं, जो क्लोराइड होते हैं, जो क्लोराइड होते हैं उसके क्या करते हैं, मूव्स क्लोराइड आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। जो ये होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये इससे ना, इसके मतलब ख़राब हो जाने से क्या होता है, ये
एक डिजीज़ कोज कर देते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़। कौन सी डिजीज़? कोज डिजीज़ कौन सी? सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़। ठीक है, और जो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, तो ये क्या थे? ABC ट्रांसपोर्टर जो थोड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब क्या आयन, शुगर, अमीनो एसिड, फॉस्फोलिपिड्स, मतलब जो मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सबको क्या ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसके एग्जांपल है MDR1 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, जो क्या करती है? डिफेंस में काम करती है। दूसरा है CFTR जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ये क्या करता है? जो क्लोराइड आयंस होते हैं इनको सेल के अंदर और बाहर मूव कराता है, और इससे क्या होती है? एक डिजीज़ कोज हो जाती है। अगर मतलब इसमें कुछ खराबी हो जाए तो क्या होगा? डिजीज़ कोज करेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़, जो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड चैनल है, मतलब वो खराब हो जाएंगे तो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ हो जाती है। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, हमने बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक जो मॉलिक्यूल होगा, जैसे ये ही देख लो, ठीक है, एक मॉलिक्यूल क्या करेगा? ठीक है, हाई टू लो जाएगा, हाई टू लो जा रहा है, ठीक है, डाउन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। एक दूसरा मॉलिक्यूल वो इधर भी मूव कर सकता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वो कोई सी भी साइड मूव कर सकता है, मतलब वो सिम्पोर्टर या एंटीपोर्टर कुछ भी हो सकता है। पर वो कैसे करेगा? कैसे करेगा वो? ये करेगा, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा? लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ मूव करेगा, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट कराएगा। ये क्या होता है? ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बना होगा? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से बना है। ठीक है, जैसे सोडियम पोटेशियम का हमने पढ़ा था, सोडियम पोटेशियम पंप बनता है। ठीक है, फिर वो जो सोडियम यूज़ हो जाते हैं वो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्टर में यूज़ हो जाते हैं, या फिर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर में यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है? एनर्जी स्टोर रहती है। इस ग्रेडियंट में क्या एनर्जी स्टोर रहती है। अब जैसे ये इसको मूव कराने लगेगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। वो जो एनर्जी है, वो जो जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, इसकी जो एनर्जी है ECG, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एनर्जी, वो ये क्या करेगा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट में क्या यूज हो जाएगी। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट couple with किसके साथ? मूवमेंट ऑफ another molecule against the concentration gradient। यही होगा ना इसमें,
कि हाँ एक मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कपल विद मूवमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे इसकी क्या हुई, डाउन द कंसंट्रेशन मूवमेंट हुई और इससे जो एनर्जी निकली वो एनर्जी क्या इसने यूज कर ली, कैसे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसके एग्जाम्पल हैं, क्या है, सोडियम ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, ठीक है, और दूसरा है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है ऐसे, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे तो इसमें क्या, जो सोडियम पोटेशियम पंप था वो चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें सोडियम ग्लूकोज, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज पंप चल रहा है। तो इसने क्या किया, इसने तो सोडियम को इनको बाहर भेज दिया, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इससे क्या हुआ, यहाँ पे इसका क्या, सोडियम का ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। इस ग्रेडियंट का ये यूज करेगा और यूज करके क्या करेगा, मतलब ये एक सिम्पोर्टर है ना, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर है ये, तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज करेगा तो क्या, जो सोडियम है, जो सोडियम है वो तो कैसे मूव करेंगे, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, डाउन हिल कह दो इसको, और जो ग्लूकोज है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर जाएगा। तो ये है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।